हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है सर्कुलर मोशन की 5th वीडियो और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। ये टॉपिक अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है या फिर किसी टीचर को फिजिक्स पढ़ाने में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों ही तरीके से टॉपिक बहुत ही रिच टॉपिक है। इसमें अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि एक से एक इसमें कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी वाइड वैरायटी के बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे और अगली वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी वाइड वैरायटी के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं या फिर पास्ट ईयर्स में नीट में, जेईई में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको देखेंगे। क्योंकि आज गर्मी बहुत है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और यहां कॉन्सेंट्रेट करना, मुझे मत देखना। तो एक पेन कॉपी लेके बैठिए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक बार में वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो जहां भी आपने नोट्स बनाया होगा लास्ट, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे एक कॉमन सा सिंपल सा एग्जांपल यह है कि अगर किसी रस्सी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका दें और फिर इसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाएं, तो ये किसका एग्जांपल होगा? ये एग्जांपल होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। दूसरा सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके घर में कढ़ाई होगी जिसमें आप सब्जी बनाते हैं या फिर मैगी वगैरह बनाते हैं। तो कढ़ाई में अगर हम किनारे से एक टमाटर छोड़ें तो वो ऐसा स्लाइड करता है, तो उसका भी ये जो मोशन है वो कैसा होगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का सर्कल कंप्लीट ही हो तो ही हम उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्कुलर ट्रैक के एक पोर्शन को भी वो कवर करता है तो वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल होगा। उसमें भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। जैसे अगर इसे हम सिर्फ यहां से ऐसे छोड़ दें तो इसका क्या सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट हुआ? नहीं। बट क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है? बिल्कुल है। क्या इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। या फिर ऐसे कोई वॉल लास्ट में इस तरह से सर्कुलर ट्रैक के रूप में बनी हुई हो, यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ें और वैसे सर से सरकता हुआ यहां से घूम जाए, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एनालिसिस में किसी भी एग्जांपल को अगर आप पकड़ लें और उसका कंप्लीट डेप्थ में एनालिसिस करें तो जो रिजल्ट निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, जो फॉर्मूले हमें मिलेंगे वो सभी पे अप्लाई होंगे। तो यहां हम एग्जांपल में ये रस्सी और उससे कनेक्टेड एक ब्लॉक या एक ऑब्जेक्ट का केस ले लेते हैं, इसी को एनालाइज करेंगे। तो मान लेते हैं ये है सर्कल का सेंटर O, हमने यहां स्ट्रिंग से एक बॉल को, m मास के बॉल को कनेक्ट किया और लटका दिया। अभी अगर हम कुछ ना करें तो इस पे अगर लगने वाले फोर्सेस को देखें तो कैसे कैसे फोर्स लगेगा? mg नीचे और स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर, T और mg बैलेंस होगा, ये चुपचाप यहीं पे पड़ा होगा। अब अगर इसको वर्टिकली ऐसे सर्कुलर मोशन करवाया जाए तो इसमें 4 पॉइंट्स पे सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमें मिलते हैं, फॉर्मूले मिलते हैं। एक तो पॉइंट यही पॉइंट है, इसको पॉइंट नंबर A कहा जाए तो ये A पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक पॉइंट होगा ऐसे हॉरिजॉन्टली B, एक पॉइंट होगा टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट C, और एक ये पॉइंट होगा सबसे इंपॉर्टेंट D। इन 4 पॉइंट्स पे हमें स्ट्रिंग में टेंशन भी देखना होगा। इन चारों पॉइंट्स पे हमें इसकी स्पीड भी देखनी होगी। फिर हमें यह भी देखना होगा कि यहां से जब ये ऊपर तक जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, ऊपर से जब ये नीचे आएगा तब इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, स्ट्रिंग में टेंशन कहां पे कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगा घटेगा, और सबसे बड़ी बात कि ये जो एग्जाम्पल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का होगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का होगा। सर्कुलर मोशन 2 तरह का होता है, तो हम अभी थोड़ी देर में ये भी एनालाइज करेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। तो हमें किसी एक पॉइंट को पकड़कर इसकी एनालिसिस करनी चाहिए, बट मैं A, B, C या D पर इसकी एनालिसिस नहीं करने वाला, वो मेरा स्टाइल नहीं है। हम इसे लेके चलते हैं एक जनरल पॉइंट पे। जनरल पॉइंट के लिए मान लेते हैं स्ट्रिंग यहां पे ऐसे है और ये m मास का ब्लॉक इससे कनेक्टेड है। इस पॉइंट को मान लेते हैं P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? P। सो P इज अ जनरल पॉइंट। अब मान लेते हैं ये स्ट्रिंग इस वर्टिकल से कितना एंगल बनाती है? थीटा। और अगर ये ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस P पॉइंट पे इसमें कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। स्पीड मान लेते हैं कितनी है? V या फिर आप Vp भी ले सकते हैं।
फिलहाल v ले लेते हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या किया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कौन सा केस पकड़ा, कौन सा एग्जाम्पल पकड़ा, जिसमें रस्सी के एक एंड से m मास का कोई भी बॉल या ब्लॉक या ऑब्जेक्ट कनेक्ट करके हम वर्टिकल सर्कल में इसको घुमाते हैं, वो वाला हमने केस पकड़ा। उसमें मैंने कहा कि 4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पे हमें एनालिसिस करनी होती है वेलोसिटी की, स्पीड की या फिर स्ट्रिंग में टेंशन की। फिर मैंने कहा कि हम इन चारों में से कोई भी पॉइंट नहीं पकड़ेंगे, हम सीधे जनरल पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे और वहीं से एक मास्टर इक्वेशन निकालेंगे और वहीं से फिर सारे पॉइंट्स का एनालिसिस कर डालेंगे। तो इस P पॉइंट पर अगर इस स्ट्रिंग का वर्टिकल से बनने वाला एंगल थीटा हो, इसकी स्पीड v हो, तो अब चलते हैं इस पर लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं। पिछले वाले वीडियो में, जो कि एक तरह से सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे धाकड़ वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाइए, उसमें सर्कुलर मोशन की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें वीडियो नंबर 4 होगी, उसको जरूर से आप देखना। उससे आपको सर्कुलर मोशन में कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। वहां मैंने कुछ स्टेप्स भी बताए थे कि कैसे किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना चाहिए कि सर्कल का सेंटर का है। स्टेप नंबर 2 में हमें ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उस पर फोर्सेस को रिजॉल्व करना चाहिए। किधर? अलोंग रेडियल लाइन और अलोंग टेंजेंशियल लाइन। ये लाइन है रेडियल लाइन और उसके परपेंडिकुलर ये लाइन होती है टेंजेंशियल लाइन। फिर हमें देखना होता है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर या फिर रेडियली इनवर्ट कितना हमें मिल रहा है, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, या इस ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन के लिए वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हम इक्वेशंस बना के आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां भी अगर हम इसका एफबीडी बनाए तो क्या होगा, सबसे पहला फोर्स लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड और स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। अब इसको अगर रिजॉल्व करना हो तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, इस स्ट्रिंग की लेंथ को ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। इस स्ट्रिंग की लेंथ को क्या किया जाए, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस mg का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, ये होगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि mg cos थीटा की डायरेक्शन किधर है तो आप बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि mg sin थीटा की डायरेक्शन किधर है तो आप बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, अपोजिट टू द वेलोसिटी, यही होगा। अब अगर इसमें पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का आप इक्वेशन लिख दो, और उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, चीख के ये कहा था, आपसे समझाया था कि फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन अलोंग रेडियल लाइन कभी भी बैलेंस नहीं होते। यानी ये T और ये mg cos थीटा कभी जिंदगी में बैलेंस नहीं होगा। इनफैक्ट इनवर्ड फोर्स हमेशा बाहर वाले फोर्स से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो इसको नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मिलेगा और इसके घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए ही चाहिए वो इसको मिल पाएगा। तो अगर हम इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिखेंगे, Fc = m × AC से सेंट्रीपिटल फोर्स होगा T minus mg cos थीटा = mv² r। r में ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही इसके सर्कुलर मोशन में सर्कल का रेडियस होगी। कुछ बुक्स वगैरह में उसको L लिया जाता है, हम यहाँ पे R ले लेते हैं, स्मॉल r इस स्ट्रिंग की लेंथ भी है और वही इस सर्कल की रेडियस भी है। तो ये हो गया mv² r। ये है हमारा मास्टर इक्वेशन। इसमें T कहां पे है, P पॉइंट पे। ये है हमारा मास्टर इक्वेशन, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। इसमें टेंशन कहां पे टेंशन है, पॉइंट P पर टेंशन है। थीटा क्या है, इस स्ट्रिंग का वर्टिकल से बनने वाला एंगल है। V क्या है, स्पीड एट दैट पॉइंट P। R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। इसमें यहां तक कोई डाउट नहीं है। यहां आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर ठीक है, इस mg का हमने दो पार्ट में कंपोनेंट कर लिया, mg cos थीटा और mg sin थीटा। T माइनस mg cos थीटा का जो नेट फोर्स बनेगा वो सेंटर की तरफ होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, और वो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया। सर ये बताइए कि mg sin थीटा क्या करेगा। तो ये जो फोर्स mg sin थीटा का लग रहा है, इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, और बेसिकली ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल रिटार्डेशन है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है। ये स्पीड को कम करेगा,
तो स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किस तरह के सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड लगातार चेंज होती है। सिंस यहाँ पे टेंजेंशियल रिटार्डेशन की वजह से स्पीड लगातार चेंज होगी, इसलिए हमेशा याद रखना कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन, चाहे वो दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। आप चाहे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहां ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं हेडिंग में कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले यह समझना है अब इसमें कि इस पर्टिकुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अब हमें अपना पूरा फोकस लेके जाना है कहां, इस ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट सी पे। जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा यहां पे, तो सी पे भी इसकी कुछ ना कुछ स्पीड बचेगी या बनेगी। इस सी पॉइंट पे स्पीड की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। सी पॉइंट पे क्या होती है, स्पीड की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर उस वैल्यू से इसकी स्पीड कम रह गई तो फिर ये सर्कुलर ट्रैक को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यानी जैसे ये पार्टिकल है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, लटक रहा है स्ट्रिंग से, इसको हमने यहां ऐसे फेंका, ये यहां से यहां गया, तो यहां पे अगर स्पीड कम होती चली जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिससे अगर स्पीड कम रह गई तो ये लड़खड़ा जाएगा, सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और उस पर्टिकुलर स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड होगी तब तो नो डाउट ये आराम से सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर स्पीड से अगर स्पीड कम रह गई तो फिर ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाता, लड़खड़ा जाता है, रस्सी ढीली हो जाती है। उस पर्टिकुलर स्पीड की वैल्यू को हम क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पे वो पर्टिकुलर स्पीड जिस स्पीड से अगर स्पीड कम रह गई तो फिर ये सर्कुलर ट्रैक को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्पीड, और वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सी पॉइंट भी है या सी क्रिटिकल भी आप बोल सकते हैं। सो वीसी इज व्हाट, इट इज क्रिटिकल स्पीड। अब ये निकालेंगे कैसे, अब उसको समझते हैं। यह है हमारा मास्टर फॉर्मूला, पुट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम ये जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। सो पुट थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम कहां पहुंच गए, अब हम पहुंच गए पॉइंट सी पे। तब यहां क्या लिखेंगे, टी सी माइनस एम जी cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू m स्पीड एट पॉइंट c vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। इसमें कोई डाउट नहीं है। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, -1। -1 होगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा टी सी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू m vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। कोई डाउट नहीं है यहां तक। यहां से टी सी की वैल्यू निकालते हैं, m vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस एम जी। ये आया टेंशन कहां, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट कहां है, टॉप मोस्ट पॉइंट है। अब यहां बहुत ही ध्यान से समझना, इस टीसी की जो वैल्यू आ रही है, अभी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू कम होगा। समझने के लिए चलो मान लेते हैं ये 100 न्यूटन है और ये सपोज 80 न्यूटन है, तो 20 न्यूटन का अभी हमें फिलहाल टेंशन मिल रहा है। इस राइट साइड को ध्यान से देखो, इसमें एम फिक्स है, चेंज नहीं होगा, आर भी फिक्स है, वो भी चेंज नहीं होगा, जी की वैल्यू जो भी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स होगी। कुछ अगर चेंज हो सकता है तो वो है वीसी, वो हमारे ऊपर है कि हम इसको स्पीड में घुमाते हैं या फिर धीरे धीरे घुमा कर ले जाते हैं। यानी सी पॉइंट पे स्पीड हम वेरी कर सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। क्यों भाई, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते। हम अगर इसको तेजी से घुमाएं तो सी पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अगर इसको हम धीरे से घुमाएं या स्पीड कम करें तो सी पॉइंट पे जो स्पीड है वो वेरी कर सकती है। तो अगर इसमें सी पॉइंट पर की जो स्पीड है वीसी, इसको कम किया जाए तो कम किया जाएगा तो ये वाली वैल्यू घटेगी, 100 न्यूटन से सपोज घट के 95 न्यूटन होगी, तो 95 माइनस 80, अभी भी 15 न्यूटन का टेंशन मिल रहा है। स्ट्रिंग में टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन है, यानी स्ट्रिंग अभी भी स्ट्रेच्ड स्टेट में, टाइट है, अभी भी इसमें टेंशन है। इसको कम करते 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 इतना कम कर दो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी ये भी जब घट के कितना हो जाएगा, ये भी घट के जब हो जाएगा 80 न्यूटन
तो ये वाली वैल्यू हो गई सेम सेम, टेंशन की वैल्यू हो गई 0। तो टेंशन की वैल्यू जब 0 होगी तो कैलकुलेट करने पर हमें Vc की जो वैल्यू मिलेगी वही क्रिटिकल स्पीड होगी। यानी वो पर्टिकुलर स्पीड होगी जब उस पर्टिकुलर स्पीड पे क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगी 0, लेकिन अभी भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर ले जाएगा। अब आप कहोगे कि सर जब टेंशन ही 0 हो गया तो इसके सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? तो अगर हम इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ठीक है, टेंशन 0 हो गया है, बट इसका वेट mg तो लगेगा ना। तो mg इसके सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। अभी भी ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा, घूम जाएगा। स्ट्रिंग अपनी सिर्फ लेंथ मेंटेन करेगी, उसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी, यानी टेंशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर टेंशन की वैल्यू को हम 0 कर दें तो जो हमें स्पीड यहां से मिलेगी वो वही पर्टिकुलर स्पीड होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। तो अब यहां से हम लिखेंगे, इसके नीचे आप लिखना if tc is equals to 0, tc is equals to 0 हुआ तो 0 is equals to हमें मिला m vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस mg। एक चला गया उधर, m vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल्स टू mg। फिर यहां से क्या मिलेगा, m से m कैंसिल, vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg। यहां से फाइनली हमें मिलेगा vc इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट rg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यही वो स्पीड है, कहां पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इस स्पीड से अगर स्पीड कम रह गई, सपोज आपने यहां पे एक स्पीड दी, यहां अगर इसको ऐसे धक्का दिया जाए तो ये ऊपर जाते जाते भी इसमें कुछ ना कुछ स्पीड बचेगी। तो अगर हमने इतना पर्टिकुलर यहां धक्का दिया इसको कि ये स्पीड ऊपर जाकर अंडर रूट rg बची, ठीक अंडर रूट rg, तो क्या होगा, तो स्ट्रिंग में नंबर 1 टेंशन 0 होगा, नंबर 2 अभी भी ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर ले जाएगा, नंबर 3 इसके घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mg से मिलेगा, और स्ट्रिंग अपनी लेंथ को मेंटेन रखेगी, उसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी, यानी कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी, 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझ गए आप, ये याद करना होगा। Vc इज इक्वल टू स्क्वायर रूट rg, ये क्रिटिकल स्पीड होती है कहां पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। कौन सी स्पीड है ये वो पर्टिकुलर स्पीड है जिस स्पीड के लिए स्ट्रिंग में टेंशन 0 होने के बावजूद mg नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, स्ट्रिंग अपनी लेंथ मेंटेन रखती है और इस सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर ले जाता है। लेकिन अगर इससे स्पीड कम हुई तो क्या होगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ऐसे लड़खड़ा जाएगा और सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी। तो ये केस क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एनालिसिस करना है सीधे यहां ए वाले पॉइंट पे, कि ए वाले पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो स्पीड घटते घटते, स्पीड घट रही थी ना, टेंजेंशियल रिटार्डेशन था। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहां पे स्पीड कितनी होनी चाहिए कि ये स्पीड घटते घटते यहां पे अंडर रूट rg की स्पीड बचे। अभी तक हम लोगों ने क्या एनालाइज किया कि यहां पे भाई एक पर्टिकुलर स्पीड रहनी चाहिए, Vc इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg। इससे स्पीड अगर कम रह गई तो फिर ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें अब हमें क्या करना है, इस ए वाले पॉइंट पे स्पीड को कैलकुलेट करना है। इसको हटाते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब इस ए पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अब हम क्या निकालना चाहते हैं कि यहां पे स्पीड कितनी हो कि वो स्पीड घटते घटते यहां पे अंडर रूट rg के इक्वल रह जाए। अब यहां पे स्पीड निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वो पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे, जो एनर्जी वाला चैप्टर है वहां पे। मैंने ये पढ़ाया नहीं है, बट कोई बात नहीं, इसको लगाना बहुत आसान होता है। 2 लाइन में आप इसको समझ लोगे, लगाना सीख जाओगे। ध्यान से सुनना, जब ऑब्जेक्ट आपको सबसे लोवेस्ट पोजीशन में दिखे वहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, और जो दूसरा आप जहां पे भी उसको एनालाइज कर रहे हो दूसरा पॉइंट वो ले लेना। हमें लगाना है यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उससे क्या होगा, हम लिखेंगे EA इज इक्वल्स टू EC। EA मतलब एनर्जी एट पॉइंट ए
इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट सी। अब ये कैसे लगता है, क्या होता है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, उसकी चर्चा बाद में जब चैप्टर में हमें ये टॉपिक मिलेगा तो वहां पे करेंगे। अभी फिलहाल आप सिर्फ ये एनर्जी को इक्वेट करना सीख जाओ। क्या करेंगे, ई ए इज इक्वल्स टू ई सी। इसमें एनर्जी कौन सी एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक वैसे ही सी पॉइंट पे भी लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ध्यान देना, जो सबसे लोवेस्ट वाली पोजीशन है यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा लेंगे 0, और इसके बाद इसके ऊपर जहां भी ऑब्जेक्ट दिखेगा उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, वो होता है mgh। ये mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यही फॉर्मूला हम यहां लगाने जा रहे हैं और ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्पेशल केस में जब यहां पे स्पीड एकदम क्रिटिकल स्पीड के इक्वल होती है तो करस्पॉन्डिंग नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लगाएंगे ई ए इज इक्वल्स टू ई सी। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताई है, लोवेस्ट पोजीशन है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेनी है, 0। सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। एच में यहां से यहां तक की जो हाइट है वो होगी आर प्लस आर। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 2r। ये समझ गए लाइन, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, और m कैंसिल हो जाएगा, तो m को निपटा देते हैं, m कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। va स्क्वायर इज इक्वल्स टू vc स्क्वायर प्लस 4rg, यही होगा। va स्क्वायर इज इक्वल्स टू vc स्क्वायर हम लोगों ने वहां निकाला है, तो vc स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आएगा rg प्लस 4rg। यहां से हमें va की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट 5rg। यानी देखो a पॉइंट पे स्पीड जब 5rg होगी तब जाके यहां पे जब आप स्पीड इसको 5rg दोगे तब वो यहां घटते घटते अंडर रूट rg बचेगा, और इस केस में क्या होगा, ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा। यहां पे टेंशन 0 होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलेगा, mg से मिलेगा, स्ट्रिंग अपनी लेंथ मेंटेन करेगी और ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट भर कर ले जाएगा। याद हो गया होगा अब तक। तो ये समझ गए, यहां पे हम लोगों ने निकाल ली स्पीड, उसके करस्पॉन्डिंग यहां स्पीड कितनी होनी चाहिए वो निकाल ली। क्या जरूरी है कि हमेशा स्पीड इतनी ही हो, यहां पे हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो स्पीड दी गई हो ये इससे ज्यादा हो, तो अगर इससे ज्यादा आप स्पीड दोगे तब तो वो आराम से सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा। अगर स्पीड यहां पे रूट ओवर 5rg से ज्यादा होगी तो यहां भी स्पीड रूट ओवर rg से ज्यादा बचेगी, और अगर यहां स्पीड रूट ओवर rg से ज्यादा बचेगी तब तो ये आराम से सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा। तब यहां पे टेंशन भी होगा, और तब टेंशन और mg दोनों मिलकर इसके सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। वैसे क्वेश्चंस करेंगे, अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर केस को एनालाइज कर लिया जाए। ये क्लियर हो गया आपको, इसको मिटा दें, नोट कर लेना, नोट कर लेना। अब कहां चला जाए, ए पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, अब चलते हैं पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे या पॉइंट बी पे, कहीं भी चलते हैं, पॉइंट बी पे चलते हैं। सो फॉर पॉइंट बी क्या पुट करना चाहिए इस मास्टर इक्वेशन में, पुट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या होगा, टीबी टेंशन एट पॉइंट बी माइनस mg cos 90 इज इक्वल्स टू mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। cos 90 की वैल्यू 0, यहां से हमें मिलेगा tb इज इक्वल्स टू mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, पिछले वाले केस में एक चीज छूट गया, पिछले वाले केस में हमें यहां स्ट्रिंग में टेंशन भी कैलकुलेट करना था, तो इसको अभी फिर से मिटा के पहले आपको यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन बताते हैं। स्ट्रिंग में टेंशन पहले निकाल लेंगे, उसके बाद बी पॉइंट पे या डी पॉइंट पे इसके एनालिसिस करेंगे। क्या करें, गर्मी बहुत है, पॉइंट मिस हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं। एट पॉइंट ए पे फिर से इसी मास्टर इक्वेशन के पास चलते हैं। पॉइंट ए के लिए थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, थीटा इज इक्वल्स टू होगा 0 डिग्री। पुट कर देते हैं टेंशन एट पॉइंट ए माइनस mg cos 0 डिग्री
इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। कोई डाउट नहीं है? टी ए माइनस एम जी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, एम वी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये आएगा 5 आर जी डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कैंसिल, ये हुआ 5 एम जी। ये कितना आया, ये आया 5 एम जी। ये चला गया उधर, टेंशन एट पॉइंट ए मिला 6 एम जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए पॉइंट पे टेंशन हमने निकाल लिया स्ट्रिंग में कितना, 6 एम जी। पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5 आर जी, और उसी पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, 6 एम जी। तो इसको नोट कर लेना। अब चलते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वापस इसी मास्टर इक्वेशन में चलेंगे। मास्टर इक्वेशन से समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, अगर यहां से हम इसका एबीडी बनाए, यहां पे स्पीड कितनी है, वी ए कितना है, √5 आर जी, एम जी लगेगा नीचे, स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा टी ऊपर। टी और एम जी कभी भी बैलेंस नहीं होंगे, ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा, इसको टी ए अगर लिखा जाए तो ये ए पॉइंट है, लिखेंगे टी ए माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। टी ए माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हटेगा, 5 आर जी डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कैंसिल, 5 एम जी प्लस एम जी, टी ए इज इक्वल्स टू आएगा 6 एम जी। वही आ रहा है, सेम चीज आ रहा है। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, और इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पुट करके भी वही काम कर सकते हैं। तो 10 बार लिखने से क्या फायदा, एक ही बार मास्टर इक्वेशन बनाया और उसी में थीटा की वैल्यू चेंज कर करके जो बॉल है, जो ब्लॉक है, उसको अलग अलग पॉइंट पे ले गए। अब क्या किया जाए, फॉर पॉइंट बी पुट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। अब यहां देखना, मैं इसको सही तरीके से कर नहीं रहा हूं, मतलब सही सिस्टमैटिक तरीका ये नहीं है, उससे आपको समझ आएगा कि क्या करना चाहिए। पहले अगर हम बी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए टेंशन, इसमें थीटा इज इक्वल्स टू 90 पुट कर दें तो क्या आएगा, टेंशन एट पॉइंट बी माइनस एम जी कॉस 90 इज इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। क्यों भाई, यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहां से हमें मिला टी बी इज इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। क्या टेंशन की एकदम प्योर वैल्यू जो चाहिए वो मिल गई? नहीं मिली, क्योंकि इसमें वी बी हमें खुद पता नहीं है। तो करना क्या चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे रॉन्ग प्रोसीजर से आपको दिखाया कि देखो, अगर ऐसे आप करोगे, पहले टेंशन निकालने की कोशिश करोगे तो आप फंस जाओगे। मतलब आपको एक बार फिर से पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर उसका वैल्यू यहां पुट करना पड़ेगा, तब आपको टेंशन निकलेगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्पीड को कैलकुलेट कर लेना चाहिए, फिर टेंशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब स्पीड कैसे निकालेंगे, यहां पे हमें स्पीड पता है, यहां पे हमें स्पीड चाहिए, वीबी क्या होगा, उसके लिए लगाएंगे क्या, उसके लिए लगाएंगे क्या, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो यहीं लगा देते हैं, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ई ए इज इक्वल्स टू ई बी। इसके ऊपर लिखेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वी आर राइटिंग ई ए इज इक्वल्स टू ई बी। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या बताई मैंने, 0। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन में जो वर्टिकल सेपरेशन है वो लेना होता है, ये डिस्टेंस नहीं लेनी, हमें वर्टिकल डिस्टेंस लेनी है। तो वर्टिकल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आर के इक्वल होगा। इसमें भी एम 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 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर प्लस 2 आर जी। वी ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करी जाए, यही है, ये है हमारा क्या, ये है हमारा वी ए पॉइंट पर स्पीड। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आर जी इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर प्लस 2 आर जी। यहां से हमें मिलेगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आर जी, और फाइनली हमें यहां से वी बी की वैल्यू मिल गई स्क्वायर रूट 3 आर जी। ये भी याद रहनी चाहिए। देखो यहां हम लोगों ने स्पीड दिया था कितना, √5 आर जी, जो घटते घटते यहां पे बचेगा सिर्फ स्क्वायर रूट 3 आर जी, और फिर वो घटते घटते यहां पे बचेगा कितना, स्क्वायर रूट आर जी।
अब इस VB को अगर यहां पुट कर दे तो टेंशन निकल आएगा। टेंशन कितना होगा, TB इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हटेगा, m, ये आएगा 3RG डिवाइडेड बाई R, R से R भी कैंसिल होगा, TB की वैल्यू आ जाएगी 3mg। यानी जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो स्ट्रिंग होगी हॉरिजॉन्टल, यानी ऐसा कुछ केस होगा। यहां से हमने फेंका √5RG स्पीड, यहां जाके स्पीड कितनी बची, √3RG, और यहां पे जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3mg। यहां पे जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो हम लोगों ने निकाला था 6mg, और ऊपर जाते जाते स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाता है, 0। अब बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट की एनालिसिस मैं नहीं कर रहा, डी पॉइंट की एनालिसिस आप लोग करोगे। बी पॉइंट और डी पॉइंट एकदम सेम सेम है, स्पीड भी सेम सेम आता है, बस यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम सेम आएगा, यानी टेंशन कितना है बी पॉइंट पे, 3mg। जब ये डी पॉइंट पे पहुंचेगा तो भी स्ट्रिंग में टेंशन वही होगा, 3mg। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले EA इज इक्वल्स टू लगाएंगे ED, क्या लगाएंगे, EA इज इक्वल्स टू ED। इंटरेस्टिंगली आप ये भी लगा सकते हो EB इज इक्वल्स टू ED, या आप ये भी लगा सकते हो EC इज इक्वल्स टू ED। हर हाल में आपको स्पीड इतना ही मिलेगा, बस ये VD हो जाएगा, और उसकी वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे तो आपको TD मिल जाएगा, TD भी इतना ही आएगा, कितना, 3mg। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें आपको एक फिगर बनाना है, इसमें क्या करना है, आपको एक फिगर बनाना। अब क्या करना है आपको, ऐसा ही अपने रजिस्टर में इंपॉर्टेंट नोट करके यह फिगर बनाना है। इंपॉर्टेंट नोट, फिगर में स्ट्रिंग में ये बॉल कनेक्टेड है, ऐसे वर्टिकल सर्किल में इसको घुमाया जा रहा है। ए पॉइंट पे भी हम लोगों ने क्या निकाला कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5RG, और स्ट्रिंग में टेंशन निकाला हम लोगों ने, टेंशन आया 6mg, ये है TA इज इक्वल्स टू, ठीक। फिर हम लोगों ने बी पॉइंट पे स्पीड निकाला कि स्पीड घट गई, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई VB पॉइंट पे, मतलब VB √3RG, और स्ट्रिंग में टेंशन भी रिड्यूस हो गया। कितना मिला टेंशन हमें, 3mg। अगर यहां पे √5RG की स्पीड देंगे तो स्पीड घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। यहां कितना हो जाएगा, √3RG, और यहां कितना घट के बचेगा, ये बचेगा VC इज इक्वल्स टू √RG, और यहां स्ट्रिंग में टेंशन निकाले थे हम लोग, कितना आया था, T इज इक्वल्स टू 0। क्या हमेशा ऐसा ही होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ए पॉइंट पे स्पीड √5RG से कम भी हो सकती है, √5RG के एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकती है, और √5RG से ज्यादा भी हो सकती है। ये जो एनालिसिस है, ये जो टेंशंस की वैल्यूज हैं, वो इस पर्टिकुलर केस में है। किस पर्टिकुलर केस में, जब यहां पे जो स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, क्रिटिकल स्पीड के इक्वल होती है। अच्छा, वैसे ही डी पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, ये मैंने कहा था निकालने के लिए, निकाल लेना है ना। ये आएगी VD इज इक्वल्स टू √3RG, उसी स्पीड के इक्वल, और टेंशन भी उतना ही आएगा, ये आएगा 3mg के इक्वल, TD इज इक्वल्स टू। अब अगर आपसे पूछें कि यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है। यहां से यहां तक जाने में अगर टेंशन पे इफेक्ट पूछा जाए तो टेंशन भी लगातार क्या हो रहा है, टेंशन भी डिक्रीज हो रहा है। नीचे का एरो मतलब डिक्रीज होना, ऊपर का एरो मतलब इंक्रीज होना। लेकिन अगर ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक देखा जाए इसका मोशन, तो C से जैसे ये नीचे आता है वैसे ही इसकी स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती है। तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। टेंशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कोई पूछे कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ है, तो यहां पे होगा, कितना होगा, 6mg। यहां पे और यहां पे टेंशन में क्या रिलेशन होगा, तो टेंशन इक्वल होगा। टेंशन का क्या रेशियो होगा, तो 1:1 होगा। कोई पूछे कि ये वाली स्पीड इस वाली स्पीड की कितनी गुनी है, तो आप कहोगे 5 गुनी है। ध्यान से देखो, 5 गुना है, ऐसे ही गलती होती है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ध्यान से देखो, 5 गुना है कि √5 गुना है, √5 गुना है। इसको आप लिख सकते हो √5RG को, √5RG इज इक्वल टू √5 इंटू √RG। ये √5 हुआ, √RG है VC। तो वहां पे जो भी स्पीड क्रिटिकल वाली है, यहां पे उस स्पीड का जब तक आप √5 टाइम्स, √5 गुना स्पीड जब तक आप यहां नहीं दोगे, तब तक ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे।
फिर से देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। यहां पे हमें स्पीड कितनी देनी है, √5 rg या उससे ज्यादा। अगर √5 rg स्पीड देंगे तो यहां पे हॉरिजॉन्टल √3 rg की स्पीड बचेगी और ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड बचेगी √rg। और क्या होगा इस केस में, सर्कल जस्ट कंप्लीट हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। स्ट्रिंग अपनी लेंथ मेंटेन करेगी। सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलेगा, mg से मिलेगा। लेकिन अगर स्पीड इससे कम रह गई तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी क्या होगा, स्पीड √rg से कम रह जाएगी। फिर ये कभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, रस्सी ढीली हो जाएगी। देखो अगर यहां हम हल्की सी स्पीड देंगे कभी भी ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देखो कहां सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। एक पर्टिकुलर स्पीड √5 rg या उससे ज्यादा देंगे तब ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा। तो समझ गए अच्छे से, इसमें एकदम एक एक पॉइंट क्लियर है आपको। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन, ए पॉइंट पे स्पीड √5 rg से ज्यादा है, क्या सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट होगा, आंसर होगा यस, कंप्लीट होगा। फिर पूछेंगे क्या सी पॉइंट पे जो स्पीड है वो √rg यानी क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा बचेगी या कम बचेगी। तो जब आपने यहां स्पीड √5 rg से ज्यादा दी है तो यहां भी स्पीड √rg से ज्यादा ही बचेगी। और √rg से अगर ज्यादा बचेगी तो नो डाउट ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा। और न सिर्फ करेगा बल्कि यहां स्ट्रिंग अपनी लेंथ को मेंटेन भी रखेगी और उसमें स्ट्रेचिंग भी होगी, यानी यहां पे टेंशन भी होगा। इस वाले केस में तो टेंशन 0 हो जाता है, बट उस वाले केस में, किस वाले केस में, जब यहां पे आप स्पीड √5 rg से ज्यादा दोगे तो यहां पे जो स्पीड है वो भी √rg से ज्यादा बचेगी। बोलने की स्पीड मेरी अगर ज्यादा लगती है तो YouTube में ऑप्शन होता है, आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा कम करके देखा करो। और अगर नॉर्मल लगती है और आपको लगता है कि ये पहले से टॉपिक पढ़ चुके हैं बट फिर भी सर की वीडियो एक बार देखनी ही देखनी है तो आप स्पीड को बढ़ा लिया करो। तो इस केस में क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा और टेंशन और mg दोनों मिलकर इसको घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक। फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्या क्वेश्चन लिया जाए, सपोज कोई स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर। लेंथ कितना ले लिया जाए, 1 मीटर। उसके बाद लेंथ 1 मीटर ले, 1 मीटर ना लिया जाए, 0.5 मीटर ले लेते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोज 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी है। कितनी स्पीड दी है, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड नहीं, सॉरी ले लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड की। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या ये सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करेगा, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यस यानी अगर ये सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करेगा तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को अगर हम ए बोलें और इस पॉइंट को अगर हम सी बोलें, फाइंड स्पीड एंड टेंशन एट पॉइंट सी। क्वेश्चन क्लियर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ऐसे 0.5 मीटर की एक रस्सी से एक ब्लॉक कनेक्टेड है इस तरह से, इसका मास भी हमें चाहिए होगा अगर टेंशन निकलना है तो। मास ले लेते हैं 1 किलो, 1 kg। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको 7 मीटर पर सेकेंड की यहां पे स्पीड दी जा रही है और पूछा जा रहा है क्या ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है कि यहां पे स्पीड कितनी चाहिए होती है, एटलीस्ट √5 rg। तो √5 rg की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, क्वेश्चन समझ गए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन समझ गए अच्छे से, यस और नो, यस। देखो सॉल्यूशन, वी नो एटलीस्ट स्पीड कितनी होनी चाहिए ए पॉइंट पे, √5 rg। तो पहले √5 rg की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
कितना आएगा ये √5r। r यानी इसकी लेंथ कितनी है 0.5, 0.5 का मतलब हुआ 1/2। g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो कितना हुआ 10 × 5 50 बटे में तो 25, स्क्वायर रूट 25 कितना आएगा, ये आएगा 5 मीटर/सेकेंड। यानी इसको सर्कल में घुमाने के लिए जो यहाँ पे स्पीड चाहिए एटलीस्ट वो कितनी होनी चाहिए 5 मीटर/सेकेंड, और हम दे कितनी स्पीड रहे हैं उससे ज्यादा 7 मीटर/सेकेंड, तब तो ये आराम से सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लेगा। तो पहले वाले जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा यस, ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा। और करेगा तो अब पूछा जा रहा है कि भाई यहां पे स्पीड बता दो और साथ ही साथ स्ट्रिंग में टेंशन भी बता दो। क्या यहां पे स्पीड क्रिटिकल वाली स्पीड होगी? नहीं, सिंस यहां स्पीड √5rg से ज्यादा है तो यहां भी स्पीड घटते घटते जो बचेगा वो भी क्रिटिकल वाले स्पीड से ज्यादा होगा। अब हमें इसको निकालना है, निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, EA = EB। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 12 mv², कोई डाउट नहीं है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0 = सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 12 mvc² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। h में यहां से लेके यहां तक की अगर हम वर्टिकल हाइट देखें तो 0.5 यानी 1 मीटर, ये इसकी हाइट होगी। समझ आ रहा है? यहां थोड़ा फिगर मिट गया है, ये सेंटर था, ये वाली लेंथ 0.5 और ये वाली भी 0.5, टोटल कितनी हो गई 1। इसमें m कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल, ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 कैंसिल, 7 का स्क्वायर हो गया 49 = 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल, ये आएगा vc² प्लस ये कितना होगा g की वैल्यू 10 और इंटू 2 भी होगा, क्यों भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2g और g की वैल्यू 10, तो यहां से हमें मिलेगा vc² = 49 - 20, यानी आएगा vc² = √29, हेंस vc की वैल्यू आ जाएगी √29, इतना मीटर/सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, 25 रहता तो 5 होता, 29 है तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ 7 मीटर/सेकेंड की स्पीड देंगे तो यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग मीटर/सेकेंड की स्पीड बचेगी। अब यहाँ पे अगर आपसे कह दिया जाए कि टेंशन निकालो, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, टेंशन जहां भी पूछा जाए निकालने के लिए बस वहीं पे उस ऑब्जेक्ट का पकड़ के एबीडी बना दो। क्या करो, एबीडी बना दो। तो यहां अगर हम इसका एबीडी बनाएंगे तो mg भी लगेगा नीचे और t भी लगेगा नीचे, फिर लगाएंगे FC = m × AC। उस मास्टर फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, बट उतना बार बार उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने चुपचाप यहाँ पे क्या करना है, एबीडी बनाना है और FC = MAC अप्लाई करना है। FC कितना होगा, FC होगा T + mg, दोनों मिल के नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। m AC की जगह होगा vc² / r। T = यहां से हमें मिलेगा mvc² / r - mg। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, m 1 किलो, vc था √29, स्क्वायर करेंगे आएगा 29 डिवाइडेड बाई r 0.5 माइनस m 1 किलो, g की वैल्यू 10, ये ऊपर जाएगा, ये कितना जाएगा 58 माइनस 10 यानी आएगा 48। टेंशन है, फोर्सेस की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, न्यूटन। तो एक पहला सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये क्लियर हुआ कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई यहां पे इतनी स्पीड दी गई है, बताओ ये सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वहां पे टेंशन भी बता दो और स्पीड भी बता दो। कर लोगे इस तरह से। अगर यहां पे पूछा जाता कि यहां पे यानी जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी तब आप स्पीड बताओ और तब आप स्ट्रिंग में टेंशन भी बताओ, सेम ऐसा ही करते, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाते, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन निकालने से पहले स्पीड कैलकुलेट करते, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते, स्पीड निकल जाती, फिर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट कर देते तो टेंशन भी निकल आता। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में इसके ढेर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए मैं मुड़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, पूरा चेहरा पसीने से भीग गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।